नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास हर बार यही कमेंट आती है कि मैम आपकी लाइव क्लास कब होती है। तो आप सभी को बता देती हूँ कि मैं लाइव क्लास नहीं लेती हूँ, आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। और वो आपको किस टाइम दी जाती है? वो डेली 11 बजे आपको मिल जाएगी। कभी कभी ये होता है कि नेटवर्क इशू के कारण वो 11 बजे से 11:15 हो सकता है, 11:20 हो सकता है, 11:30 हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उससे 11 बजने से पहले अगर मैं 20 मिनट या 25 मिनट पहले वीडियो अपलोड कर दूं तो उससे पहले ही वीडियो जल्दी अपलोड हो करके आपको 11 बजे से पहले भी दिख सकती है। तो आप ये देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब आपका लाइव सेशन लिया जाएगा, जब आपकी लाइव कोई क्लास होगी, तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एक दिन पहले कि आपकी कल लाइव क्लास होगी। पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी के लिए मैं आपकी कोई लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ, और ना ही मुझे समय मिल पा रहा है कि मैं आपकी लाइव क्लास ले पाऊँ। इसलिए कृपया करके आप रिकॉर्डिंग सेशन को ही देख लिया करें, और सेशन को शेयर भी अवश्य किया करें। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं गद्य काव्य के जो कवि है, गद्यकार जो हमारे हुए हैं। तो उसमें से पार्ट 1 में हमने जो हमारी हैशटैग 9 नंबर की क्लास है, उसमें हमने दंडी और शुभंदु का परिचय कर लिया है। तो वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। अब हम करते हैं बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास और शूद्रक के बारे में। आज की क्लास में हम ये कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे जो गद्य काव्य के जो कवि है, गद्यकार जो है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारे रहते हैं आधुनिक कवि। उसके बाद हमारे जितने भी कवि होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सभी मैंने करवा दिए हैं, चाहे वो काव्य शास्त्रकार हो, या फिर नीति कवि हो, या फिर महाकवि हो, ये सभी मैंने करवा दिए हैं। तो आइए हम बाणभट्ट से शुरू करते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरे कवि माने गए हैं। बाणभट्ट जी, हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं, आप सभी को पता भी होगा। जो नए हैं वो देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो बाणभट्ट जी है, इनका जो गोत्र है वो क्या है? गोत्र वात्स्यायन वंश। वात्स्यायन इनका गोत्र है, और ये क्या है? जाति से क्या है? ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। ये सब हमसे नहीं पूछा जाता। गोत्र बेशक पूछ लिया जाता है, लेकिन जो जाति वगैरह है नहीं पूछी जाती है। गांव कौन सा है इनका, बाणभट्ट जी का? तो गांव हो जाएगा प्रीतिकूट। क्या नाम है गांव का? प्रीतिकूट। राजाश्रय, राजाश्रय क्या है? राजाश्रय क्या होता है? राजाश्रय होता है जिसके आश्रय में ये जो कवि है हमारे गद्यकार ये रहे हैं। तो बाणभट्ट जी कहाँ रहे हैं? हर्षवर्धन के शासन काल में रहे हैं, अर्थात राजाश्रय में रहे हैं। तो ये जो हमारे बाणभट्ट जी हैं, इनका समय कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इनका समय ये जो हमारे हर्षवर्धन राजा हैं, इनके समय को लेकर के ही इनका समय, बाणभट्ट जी का समय जाना जाता है। तो 607 ईस्वी से 648 ईस्वी हर्षवर्धन का समय रहा है, और इसी समय इन्हीं के राजाश्रय में हमारे बाणभट्ट जी रहे हैं। तो इनका, बाणभट्ट जी का समय भी क्या हो जाएगा? 607 ईस्वी से 648 ईस्वी, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी भी हम बोल सकते हैं। 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी।
आप ये साथ साथ नोट्स नोट करते चलिएगा। इससे क्या है कि आपको बार बार क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका रिवीजन भी जल्दी होगा। जैसे अभी आपको 1 घंटे की क्लास दी जा रही है, तो आप अगर अपने नोट्स स्वयं बना रहे हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। पूरे की पूरे 1 घंटे आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही मेरी जो ये बेकार सी आवाज़ है वो सुनने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने नोट्स स्वयं बनाइएगा ताकि आपका टाइम कम खर्च हो, और मैं नहीं चाहती कि आपका समय बर्बाद हो, इसीलिए आपको ये बातें की जा रही है। और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, समर्पण संस्कृत क्लासेस, जो ये हमारा चैनल का नाम है यूट्यूब का, यही सेम नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का है। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ये जो हमारी PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इनके नोट्स से संबंधित। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। इनका समय हो चुका है, समय क्या है 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी, या फिर बाणभट्ट हर्षवर्धन का समय क्या था 607 से 648 ईस्वी। अब आती है इनकी रचना के बारे में। इनका इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही जानना है, अब रचना के बारे में जानते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है हर्षचरित। हर्षचरित रचना किसकी है, बाणभट्ट की, जिसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि इन्होंने हर्षचरित की रचना की है तो हर्षचरित के नाम से ही, अर्थात जो राजा हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन ही हर्षचरित में किया गया है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद है कादम्बरी, जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है। कोई एग्ज़ाम में अगर कादम्बरी नहीं पूछी जा रही है तो शुकनाशोपदेश तो हर जगह पूछा जाता है। शुकनाशोपदेश वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कादम्बरी के अंदर, जो हमारे नेट में भी लगा हुआ है, DD+ में भी लगा हुआ है। अगर आपको शुकनाशोपदेश पढ़ना है तो ये भी मैंने चैनल पर करवा रखा है, वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको करवाया गया है। तो यहाँ पर कादम्बरी है। फिर है चंडी शतकम भी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी हमारी बाणभट्ट जी की। फिर है मुकुट ताड़ितक। फिर है पार्वती परिणय। क्या है रचना, हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक, पार्वती परिणय, ये इनकी क्या है, रचना है। तो हम हर्षचरित के बारे में जान लेते हैं। क्या है हर्षचरितम एक आख्यायिका है। क्या है हर्षचरितम एक आख्यायिका है जिसमें हर्षवर्धन की चरित्र का वर्णन किया गया है। आख्यायिका, इसमें हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है। कितने उच्छ्वास है, 8 उच्छ्वास है, सिर्फ यही जानना है। हर्षचरितम में एक आख्यायिका है और इसमें टोटल 8 उच्छ्वास है। और ज़्यादातर प्रश्न क्या पूछा जाता है, एक और है जो बाणभट्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, कि बाणभट्ट की जो शैली है, शैली क्या होता है, लिखने का तरीका। बाणभट्ट की शैली क्या है, तो ये है पांचाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कि बाणभट्ट की जो शैली है वो कैसी है, तो कैसी है, पांचाली है। और एक इनके लिए सूक्ति भी कही गई है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। क्या है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
बस बाण भट्ट जी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगर इनसे संबंधित कोई पुस्तक लगी हुई होगी तो वो हम उसी में करेंगे जहाँ पुस्तक लगी हुई होगी। अभी हम करते हैं अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास कौन है? अंबिका दत्त व्यास जिसने उपन्यास की रचना की है। पहला उपन्यास किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने ही। उपन्यास का नाम क्या है? शिवराज विजय। क्या नाम है? शिवराज विजय। जो अंबिका दत्त व्यास हैं, इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है दुर्गा दत्त। क्या नाम है? दुर्गा दत्त। और इनका जो समय है वो क्या है? समय है इनका 1858 से 1900 ईस्वी। क्या है? 1858 से 1900। अर्थात ये वैसे आधुनिक कवियों में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पुराने, ज़्यादा प्राचीन कवि नहीं हैं। वैसे ये आधुनिक कवि में ही आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस इनको आधुनिक कवियों में नहीं गिना गया है। 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी इनका समय माना जाता है। कहाँ के निवासी है? तो ये निवासी है जयपुर, राजस्थान के। जयपुर को कौन नहीं जानता? जयपुर राजस्थान। जयपुर में क्या है? हवा महल। आप सभी जानते भी होंगे, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है। जो राजस्थान से उनको अच्छे से पता है। जो जयपुर है, जयपुर, वहाँ के निवासी कौन है? वहाँ के निवासी है अंबिका दत्त व्यास। और कार्य क्षेत्र क्या है इनका? कार्य क्षेत्र मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं अभी के लिए, मेरा जन्म जो हुआ है वो हरियाणा में हुआ है, लेकिन मैं टीचिंग करने के लिए कहीं और जॉब लग जाती है। जैसे मान लीजिए मेरी दिल्ली में जॉब लग गई, या फिर कहीं और मेरी जो जॉब है वो लगी है, तो इससे क्या होगा कि वो मेरा कार्य क्षेत्र माना जाएगा। लेकिन मेरा जो जन्म स्थान है वो क्या रहेगा? वो हरियाणा ही रहेगा। और मैं कहीं और स्टेट में जा कर के कार्य कर रही हूँ, या फिर जैसे इन्होंने तो स्टेट को ही चेंज किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भारत से जा कर के कहीं विदेश में, कोई जर्मनी, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं पर जाकर भी काम करता है, तो उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है? वो अलग देश होता है। तो यहाँ पर इनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार होगा इनका कार्य क्षेत्र। आगे क्या है? कथानक क्या है इनका? कथानक हो जाएगा ऐतिहासिक। ये जो आख्यायिका है, आख्यायिका, इसका जो कथानक है वो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। अब आप बोल रहे होगे कि मैम आप इतने बड़े बड़े अक्षर और इतने बेकार से क्यों लिख रहे हो? तो रीज़न बता देती हूँ। ये जो डिजिटल पेन है, इनका कुछ नहीं पता लगता कब इनकी बैटरी चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि जो पेन है इसकी बैटरी चली गई है। इसको चार्ज लगा रही हूँ अभी के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। साथ साथ चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी उपाधियाँ हैं, क्या हो गया? उपाधियाँ करते हैं हम। किसकी उपाधि है ये? तो ये हमारी है अंबिका दत्त व्यास की, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और पूछी भी जाती है। तो इनकी उपाधियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है इनकी उपाधि घटिका शतक। क्या है उपाधि? घटिका शतक। दूसरी क्या है? शतावधान। शतावधान भी किसकी उपाधि है? तो ये है हमारे अंबिका दत्त व्यास की। फिर है तीसरी उपाधि भारत रत्न। भारत रत्न उपाधि भी इन्हीं को दी गई है। अभिनव बाण, अभिनव बाण भी इन्हीं को कहा जाता है।
अर्थात अभिनव बाण की उपाधि भी किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। इसके बाद आती है हमारी भारत भूषण। क्या है उपाधि? भारत भूषण। भारत भूषण और महाकवि। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सभी की सभी उपाधि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या है ये सभी उपाधि? घटिका शतक उपाधि है, शता अवधान उपाधि है, भारत रत्न उपाधि इनकी है, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि, ये सभी उपाधि टोटल 6 उपाधियाँ इनकी है। तो ये सभी की सभी उपाधि किसकी है? अंबिका दत्त व्यास जी की है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है? ये 2 उपाधि बहुत बहुत पूछी जाती है, घटिका शतक और शतावधान। और तीसरी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये तीनों आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये उपाधि किसकी है? घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि, ये हमारी हो जाएंगी अंबिका दत्त व्यास की। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अंबिका दत्त व्यास ने उपन्यास को लिखा है, जो सबसे प्राचीन उपन्यास माना जाता है। और उपन्यास में क्या है? तो उपन्यास में हमें पता होना चाहिए, जो हमारा उपन्यास है शिवराज विजय, वो क्या है? शिवाजी और औरंगजेब की घटनाओं पर आश्रित है। क्या है? शिवाजी और औरंगजेब की घटनाओं पर आश्रित। तो हम इनका थोड़ा सा, जो शिवराज विजय हमारा ये उपन्यास है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो शिवराज विजय है, ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? सीधा का सीधा यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिवराज विजय जो है वो एक उपन्यास है या फिर कथा है या फिर प्रकरण है या फिर कोई नाटक है। तो शिवराज विजय उपन्यास है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो शिवराज विजय है, इसमें 12 निश्वास है। कितने? 12 निश्वास है, ये भी हमसे पूछा जाता है। और इन 12 निश्वासों के अंदर 3 विराम आते हैं। कितने? 3 विराम। 3 विराम अर्थात 4 के बाद 1 विराम आता है, फिर 4 के बाद 1 विराम आता है, टोटल 3 विराम आते हैं और 12 निश्वास है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 12 निश्वास और 3 विराम आते हैं। और इसमें कहानी किसकी है? तो इसमें शिवाजी और औरंगजेब की। शिवाजी और औरंगजेब की। औरंगजेब की युद्ध का वर्णन, कि किस प्रकार से शिवाजी ने औरंगजेब पर विजय प्राप्त की, इस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारे जो अंतिम कवि आते हैं अकॉर्डिंग टू गद्यकार एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे आते हैं शूद्रक। कौन है शूद्रक? शूद्रक है जिसने मृच्छकटिकम की रचना की है। इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वास्तविक नाम जो है वो क्या है? वास्तविक नाम शूद्रक ही इनका वास्तविक नाम माना जाता है। कहीं आप ये सोचो कि शूद्र तो हम उनको कहते हैं जो जाति से होते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम यही माना जाता है। समय क्या है? समय है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जानना आवश्यक भी है। तो समय है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय है। और इनके परिवार के विषय में या इनके माता पिता के विषय में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही कहीं पर दिया गया है। तो अब हम करते हैं इनकी जो रचना है, रचना उसका करते हैं। तो इनकी एकमात्र रचना है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न में सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है कि मृच्छकटिकम एक किस प्रकार का ग्रंथ है, नाटक है, प्रकरण है, उपन्यास है, क्या है। तो ये हमारी मृच्छकटिकम जो है वो एक क्या है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है, मृच्छकटिकम। जिस प्रकार शिवराज विजय एक उपन्यास ग्रंथ है, इसी प्रकार से मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है, प्रकरण। और इसमें टोटल प्रकरण कितने हैं, तो इसमें टोटल प्रकरण 10 है। कितने हैं, 10 अंक कह लीजिए या प्रकरण कह लीजिए, 10 अंक मान लीजिए इसके अंदर आप। तो टोटल कितने हैं, 10 है। इनके नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं 10, तो ये भी हम जानेंगे। ये जो मृच्छकटिकम है इसमें रस क्या है, तो रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर चारुदत्त चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो उपजीव्य है, मृच्छकटिकम का उपजीव्य वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उपजीव्य क्या है, तो ये है चारुदत्त नाटक। चारुदत्त नाटक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये जो चारुदत्त नाटक है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चाहे आप मुझे सर्च करके बताइए कहीं से, या आपको पता है तो आप सीधा कमेंट करके बताइए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारुदत्त जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, और आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं लिख कर बताया तो मैं ये समझ लूँगी कि आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका उपजीव्य है वो क्या है, चारुदत्त। उपजीव्य क्या होता है, जिसको आधार मान करके रचना की जाती है। तो मृच्छकटिकम का उपजीव्य क्या है, चारुदत्त है। इसका नायक कौन है, नायक चारुदत्त ही है। इसका नायक चारुदत्त है और ये पूरी की पूरी रचना ही चारुदत्त है। और ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, चारुदत्त नाम की रचना, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नायिका कौन है, नायिका इसमें 2 है। कौन कौन सी, एक तो चारुदत्त की पत्नी जिसका नाम है कुलजा दूता। कुलजा दूता। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो नायिका है वो किस प्रकार की है। तो ये जो दूता नायिका है, दूता, ये कौन है, दूता नायिका, ये चारुदत्त की पत्नी है। कौन है, चारुदत्त की पत्नी। और ये किस प्रकार की नायिका है, तो ये हमसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चारुदत्त की पत्नी जो है वो कैसी है, कुलजा है, कुलजा दूता। और जो चारुदत्त की प्रेमिका है, कौन है, चारुदत्त की प्रेमिका, जो चारुदत्त से प्रेम करती थी, चारुदत्त की प्रेमिका, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वसंत सेना। वसंत सेना। और वसंत सेना किस प्रकार की नायिका है, तो ये एक वेश्या है। क्या है, वेश्या। वेश्या क्या होता है आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चारुदत्त की प्रेमिका कौन है, वसंत सेना है, जो एक वेश्या है। चारुदत्त की पत्नी कौन है, दूता है, जो एक कुलजा नायिका है, जिस प्रकार से शकुंतला मुग्धा नायिका है। तो यहाँ पर नायक नायिका के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चारुदत्त है वो किस प्रकार का नायक है, चारुदत्त धीर प्रशांत। क्या है, धीर प्रशांत है। आप सभी को पता है कि ये 4 प्रकार की कैटेगरी होती है, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित। तो ये हमारे जो चारुदत्त है ये धीर प्रशांत है। जो रामायण का राम है वो धीरोदात्त नायक है। राम चाहे कहीं पर भी हो वो धीरोदात्त नायक माना जाता है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो दुष्यंत है वो भी धीरोदात्त नायक माना गया है। तो यहाँ पर धीर प्रशांत चारुदत्त नायक है। और चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, तो वो है रोहसेन। चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, और ये पुत्र किससे उत्पन्न हुआ है, चारुदत्त और उसकी पत्नी दूता से। तो चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, रोहसेन। क्या है, रोहसेन।
रोहसेन चारुदत्त के पुत्र का नाम है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं आप बोलो कि मैम आप तो हमें चारुदत्त का पूरा परिचय ही देने लगी, तो इस प्रकार के प्रश्न मृच्छकटिकम से पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं। आप कोई भी चीज़ जो भी मैं करवाती हूँ, कोई भी चीज़ एक भी कंटेंट को फालतू मत समझिएगा। तो यहाँ पर इनका जो पुत्र का नाम है वो है रोहसेन। और यहाँ पर प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक है मृच्छकटिकम के प्रतिनायक। प्रतिनायक कौन होते हैं? जैसे आप मूवी देखते हो तो उसमें विलन बोलते हैं, उसको ही प्रतिनायक कहते हैं। तो ये कौन है? ये है शकार। कौन है? शकार। फिर हम इनके अंकों के नाम जानते हैं। मृच्छकटिकम के अंकों के नाम। मृच्छकटिकम के अंकों के नाम। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अलंकार न्यास। और ये पीछे एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको बता रही हूँ मैं पहले ही। ये जो और सीधा ऐसा नहीं पूछा जाता कि टोटल 10 के 10 नाम बताइए। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कि मृच्छकटिकम के तीसरे अंक का नाम क्या है, या फिर मृच्छकटिकम के 5वें अंक का नाम क्या है। तो पिछली बार जो हमारा 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था? मृच्छकटिकम के 5वें अंक का नाम, जिसका नाम क्या था? दुर्दिन। तो यहाँ पर आपको क्रम वाइज एक एक करके सभी का नाम अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला अलंकार न्यास है। दूसरा है द्यूतकर संवाहक। क्या है? द्यूतकर संवाहक। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा आ जाता है संधि छेद। संधि छेद। चौथा क्या है? चौथा है मदनिका शर्विलक। मदनिका शर्विलक। पांचवें अंक का नाम क्या है? पांचवा है दुर्दिन, जो एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। छठा अंक का नाम क्या है? वो है प्रवहण विपर्यय। क्या है? प्रवहण विपर्यय। सातवें अंक का नाम क्या है? तो सातवां है आर्य का अपहरण। क्या है? आर्य का अपहरण। आठवें अंक का नाम क्या है? तो आठवें अंक का नाम है वसंत सेना मोटन। क्या है? वसंत सेना मोटन। आपको लिखाई समझ में नहीं आती है तो आप आवाज़ सुन करके अपना लिख सकते हैं वसंत सेन। ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप बच्चे हैं और आपको बोला हुआ लिखना नहीं आता। इसके बाद 9th जो नंबर है वो क्या है? न्यायालय, जिसको हम व्यवहार भी कहते हैं, जिसका अन्य नाम क्या है? व्यवहार। अगर ऑप्शन में व्यवहार दिया गया हो तो आपको यही टिक करना है। ऑप्शन में न्यायालय दिया गया हो तो यही। नो से न्यायालय, न से नो, न से न्यायालय, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और न्यायालय का ही अपर नाम क्या है? व्यवहार। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। 10वां क्या है? संहार। संहार किसी भी चीज़ का अंत में ही होता है, पहले नहीं होता है। तो ये 10 के 10 आपको अंक अच्छे से ध्यान रखने हैं, इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।